पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की विशेष समारोह की अध्यक्षता। कहा, देश की सुरक्षा के बिना विकास संभव नहीं। आर्थिक और सामाजिक विकास में सैनिकों का योगदान अहम। नई दिल्ली में सीडीएस सहित तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर। अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के वेजलपुर में आयोजित पतंग महोत्सव में भी हुए शामिल। देश के उत्तरी भाग में फिर लौटी कड़ाके की ठंड। पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई वाले स्थानों पर चढ़ी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फ ही बर्फ। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 15 जनवरी से लौटेगी शीतलहर। खेल जगत की खबरों में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम वनडे कल तिरुवनंतपुरम में। सीरीज के पहले दोनों मुकाबले जीतकर अजेय बढ़त बना चुकी टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर होगी। और देश आज मना रहा है मकर संक्रांति, भोगी और उत्तरायण का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी भोगी और उत्तरायण की शुभकामनाएं। कहा, हमारे जीवन में खुशियों की बहुतायत हो। लोग पवित्र नदियों में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। नमस्कार, डीडी न्यूज पर इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। आज 7वां सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। देश भर से अलग अलग जगहों पर इस तरह के वेटरन्स के आयोजन किए जा रहे हैं और ऐसे आयोजन मैं मानता हूं कि समाज द्वारा हमारे वेटरन्स को सम्मानित करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। जब मेरे यहां आने की रूपरेखा बन रही थी तो मुझसे पूछा गया कि देहरादून में वेटरन्स डे का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर काफी ठंड है। तो मैंने कहा, ठंड से मुझे डराया क्यों जा रहा है? रात्रि में भी -14 देश का गृह मंत्री रहते हुए होम मिनिस्टर रहते थे। -14 डिग्री के टेम्परेचर में मैं रात को मैं रुक चुका हूं। तो देहरादून में आने में किस प्रकार का मुझे भय होना चाहिए, किस प्रकार का संकोच होना चाहिए। और इससे पहले 7वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेवाओं प्रमुखों सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस के मौके पर थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा कि पूर्व सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। साथ ही उनके लिए सेना में सेवा देने के बाद रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी अलग अलग संगठनों से समझौते किए गए हैं। वेटरन्स और एनओके के लिए ईसीएचएस सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। हमारा प्रयास है कि एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की संख्या उसको बढ़ाया जाए। साथ ही में रीएम्बर्समेंट क्लेम्स को ऑनलाइन किया गया है तथा पॉलीक्लिनिक्स का बजट और उनकी सुविधाओं को बढ़ाया गया है। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिटायरमेंट के बाद नौकरी के प्रबंध के संबंध में रेलवेज, दिल्ली मेट्रो और कई लीडिंग कॉरपोरेट हाउसेस के साथ एमओयू किया है। नई दिल्ली में 7वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि भारत सरकार की डिजिटल मिशन पहल के तहत हमने स्पर्श
की शुरुआत की है। इससे हमें पेंशन प्रसंस्करण में पारदर्शिता और पेंशनरों के सभी गैर प्रभावी लाभों का सही भुगतान कर सकेंगे। As a part of the digital mission initiative of the government, Sparsh has been operationalized. Use of this system would bring in transparency in pension processing and correct payment of all non-effective benefits to the pensioners. I'm happy to inform that 156 Sparsh service centers have been made operational across all the commands of the Indian Air Force in all the self-accounting units. This will help in speedy resolution of all pension-related issues of our air veterans. और इस कार्यक्रम में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना पूर्व सैनिकों के लिए कई बेहतर कदम उठा रही है। As we transit into the future, the services are committed in ensuring the welfare of our ex-servicemen. The Indian Navy has been following a multi-pronged approach involving care, creative solutions and communication. The landmark MOU with the DG Shipping towards recognition of Indian Navy training and sea service for transition to the Merchant Navy, as well as MOUs with 9 corporates for the employment of ex-servicemen and the next of kin are a few significant initiatives in that direction. और अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी सहित अन्य विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल हालात के बीच भारत के विकास और आर्थिक सामर्थ्य पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से उपजे हालात की वजह से पैदा अवसरों का लाभ उठाने पर बल दिया। पीएम मोदी ने डिजिटल क्षेत्र में देश की सफलता को सराहा। उन्होंने देश भर में वित्त तकनीक को तेजी से अपनाए जाने की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा में नारी शक्ति को महत्वपूर्ण कारक बताया। और अब बात संसद के आगामी सत्र की। बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा की साझा बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरू होगी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। बजट सत्र इस वर्ष 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 14 फरवरी से 12 मार्च तक सामान्य अवकाश रहेगा। इस दौरान विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियां अनुदानों की मांग की जांच और अपने मंत्रालयों के साथ विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। अगली खबर, नागपुर पुलिस ने कहा है कि महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय को शनिवार को दी गई धमकी भरे फोन आए। पुलिस के मुताबिक कार्यालय को सुबह 11:30 बजे और 11:40 पर धमकी भरे कॉल मिले। मामले की जांच की जा रही है। नागपुर के पुलिस उपायुक्त राहुल मदन ने मीडिया को बताया कि हमारी क्राइम ब्रांच काम कर रही है और हम जल्दी ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। नितिन गडकरी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 3 कॉल आए थे, उसमें जो है वो डिटेल हम निकल रहा है। उसके सीडीआर और वादर एनालिसिस हमारे क्राइम बेंच उसके ऊपर काम कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का अंतिम संस्कार भोपाल स्थित उनके पैतृक गांव नर्मदापुरम में कर दिया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंडल कमीशन लागू करवाने में शरद यादव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया था। वे गलत का विरोध करते थे। उन्होंने नैतिकता की राजनीति की। इमरजेंसी के समय उन्होंने इस्तीफा ये कहकर दे दिया था कि जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना था, 6 साल के लिए नहीं। मैं उन्हें राज्यवासियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे, उनके परिजनों अनुयायियों को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति दे।
उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदली और मंडल कमीशन लागू करवाने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उन्होंने अपने जीवन को होम दिया था। वो ऐसे नेता थे कि जो गलत होता था वो उसका विरोध करते थे। केंद्र सरकार के सफदरजंग अस्पताल में पहली बार शुक्रवार को IVF तकनीक से बच्चे का जन्म हुआ। शादी के बाद संतान सुख से वंचित दिल्ली की रहने वाली 36 वर्षीय महिला ने IVF तकनीक से स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने इमरजेंसी सिजेरियन सर्जरी करके ये प्रसव कराया। इससे अस्पताल के डॉक्टर भी खुश हैं। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। डॉक्टर और नर्स उनकी देखरेख कर रही हैं। अस्पताल के अनुसार उक्त महिला की शादी को कई वर्ष हो चुके हैं। उन्होंने पहले किसी दूसरे अस्पताल में सहायक प्रजनन तकनीक का सहारा लिया था, तब वो सफल नहीं रहा था। सफदरजंग अस्पताल में पिछले वर्ष IVF की सुविधा शुरू होने पर वो इस अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची। खास बात यह है कि सफदरजंग अस्पताल IVF की सुविधा शुरू करने वाला दिल्ली का तीसरा सरकारी अस्पताल है। पहले सिर्फ एम्स और लोकनायक अस्पताल में इसकी सुविधा थी। अब बात करते हैं भारतीय रेल की। मेक इन इंडिया के तहत बने वंदे भारत ट्रेन विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है। देश भर में अभी 7 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। आखिर क्यों वंदे भारत ट्रेन खास है और क्या विशेषताएं हैं इसकी, देखिए दूरदर्शन संवाददाता अभिषेक सिंह की इस खास रिपोर्ट में। रेल को मिलेगी गति तो देश को प्रगति। जी हां, इसी सोच के साथ 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। 16 बोगियों वाली इस बेहद खूबसूरत रेलगाड़ी में 2 एग्जीक्यूटिव क्लास और 14 इकोनॉमी क्लास कोच हैं। समय की बचत और 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की तेज रफ्तार पकड़ने वाली ये ट्रेन आम और खास सभी को एक आनंददायक सफर देने के साथ साथ एक गौरव का भी एहसास कराती है कि कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और विश्व में अपनी नई पहचान बना रहा है। इंजन लेस और ऑटोमेटिक डोर वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से माता वैष्णो देवी के लिए शुरू की गई। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए मोदी सरकार का ये तोहफा श्रद्धालुओं के लिए एक वरदान साबित हुआ, जिससे वे दिल्ली से कटरा महज 8 घंटे में पहुंचने लगे। कवच जैसी एंटी एक्सीडेंट सिस्टम और बेहतरीन इंटीरियर वाली तीसरे वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली 2 औद्योगिक और व्यावसायिक शहरों गांधीनगर, मुंबई सेंट्रल को, जिसने न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को गति दी बल्कि बुलेट ट्रेन से पहले गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को सेमी हाई स्पीड ट्रेन से पहचान कराई। आने वाले 8-10 सालों में हम भारतीय रेल के कायाकल्प का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 400 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनें, विस्टाडोम कोचेस भारतीय रेल की नई पहचान बनने वाले हैं। इस खास ट्रेन सेट की चौथी रैक का तोहफा मिला देवभूमि और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के अंदौरा, ऊना से चंडीगढ़ होते हुए नई दिल्ली स्टेशन के लिए चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी। खास बात यह है कि ये ट्रेन आनंदपुर साहिब से होकर गुजरती है, यानी एक बार फिर से मोदी सरकार का आनंदपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को एक और तोहफा। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते नए भारत में कनेक्टिविटी को तंदुरुस्त करने के लिए सरकार ने 5वीं वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर के बीच चलाई गई। रेल मंत्रालय का लक्ष्य इसी वर्ष यानी 15 अगस्त 2023 तक कम से कम 75 वंदे भारत ट्रेनों को देश भर में चलाने का है। 180 डिग्री तक घूमने वाली एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटों जैसी खासियतों के साथ साथ छठी वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला छत्तीसगढ़ के साथ साथ एक बार फिर महाराष्ट्र को।
बिलासपुर से नागपुर के बीच ये ट्रेन 5.5 घंटे में 414 किलोमीटर का सफर करती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी अगर खासियतों की बात करें, स्लाइडिंग डोर जैसे पहले वंदे भारत ट्रेन के अंदर आप देखते थे, वैसा ही बिल्कुल स्लाइडिंग डोर जो है वो लगाया गया है लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी को कोई असुविधा नहीं हो। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जो खाना गर्म करने का, खाना रखने का जो सिस्टम है वो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर दिया गया है। साथ साथ जो पैसेंजर हैं उनके लगेज को कहाँ रखा जाए उसके लिए भी साइड में जो है वो यहाँ पर इस तरीके के रैक बनाए गए हैं। जैसे आपने पहले देखा हवाई जहाज़ के अंदर जो ऊपर सामान रखने का जो रैक होता था वो बिल्कुल वैसा ही है। और टच यहाँ पर आप लाइट देख सकते हैं, ये टच पर है, यानी कि अगर आपको रीडिंग लाइट चाहिए और आप दूसरे पैसेंजर परेशान ना हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट के लिए आप देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए ये 32 इंच का जो है ये स्क्रीन लगा हुआ है यहाँ पर, जिसपे कि जो भी स्टेशन आएगा उसकी आपको जो है जानकारी मिलेगी। वैक्यूम टॉयलेट, सामान रखने के लिए ज्यादा स्पेस, बेहतरीन खान पान वाले वंदे भारत ट्रेन की सफलता को देखते हुए इसकी 7वीं रैक को कोलकाता से उत्तर पूर्व राज्यों के द्वार कहे जाने वाले जलपाईगुड़ी के बीच दिसंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में चलाई गई। अब इसे नए वर्ष 2023 की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन की पहली सौगात फिर से दक्षिण भारत के 2 तेलुगु राज्यों को देंगे, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ेगी। सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम के बीच ये ट्रेन 700 किलोमीटर का सफर करेगी, जिसमें ये आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, राजमुंदरी और विजयवाड़ा स्टेशनों से होते हुए तेलंगाना में खम्मम, वारंगल होते हुए सिकंदराबाद तक का सफर पूरा करेगी। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी तो बेहद खास है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। अगली खबर, भारत विकसित राष्ट्र बनने की दहलीज पर खड़ा है तो इसके पीछे आधुनिक अवसंरचना की बड़ी भूमिका है। बुनियादी ढांचे के विकास से आवास, संपर्क, विद्युतीकरण के साथ साथ सड़क, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही देश की प्रगति को भी नई दिशा मिल रही है। देश में क्या है आधुनिक अवसंरचना की स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर के निवेशकों के लिए भारत आकर्षण का केंद्र है। कारण है निवेशकों का भारत में अदम्य विश्वास। भारत में सशक्त लोकतंत्र है, युवा शक्ति है, राजनीतिक स्थिरता है, तेजी से निर्णय लेने की क्षमता है, ईज ऑफ लिविंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। भारत रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। भारत में विकास की अभूतपूर्व गति है। गति के इस रोड मैप में आधुनिक अवसंरचना की बड़ी भूमिका है। आधुनिक अवसंरचना के कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार, रेलवे का आधुनिकीकरण, नई वंदे भारत ट्रेन, रेलवे स्टेशन के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद, देसी सुरक्षा तकनीक कवच के तहत 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का ऐलान, मेट्रो रेल के लिए ढांचे की प्रक्रिया में बदलाव, 2030 तक 280 गीगावाट की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य, घरेलू उत्पादन में PLI योजना के जरिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन। आने वाले वर्षों में 8 रोपवे प्रोजेक्ट का विकास शामिल है। भारतमाला प्रोजेक्ट सीमावर्ती राज्यों के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बना रहे हैं। सागरमाला से 7500 किलोमीटर के कोस्टल क्षेत्र को शक्ति मिल रही है। आधारभूत संरचना के विकास का यह दौर पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई दे रही है। आस्था, अध्यात्म और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को ऊर्जा मिल रही है। भारत का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉडल होता इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को जन्म दे रहा है। 8 वर्षों में हमने नेशनल हाईवे के निर्माण की स्पीड दोगुनी की है। इस दौरान भारत में ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। भारत की पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी और पोर्ट टर्न अराउंड में अभूतपूर्व सुधार आया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, लॉजिस्टिक पार्क्स, ये नए भारत की पहचान बनते जा रहे हैं। बीते सालों में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति दोगुनी हुई है। पीएम गति शक्ति से आधारभूत संरचना के विकास को और भी गति मिली है। निर्माण की श्रृंखला में ग्रामीण सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, पोर्ट से एयरपोर्ट,
पहाड़ियों और उत्तर पूर्व के सुदूर राज्यों तक विकास की किरण पहुंची है। पहाड़ी राज्यों में भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे टनल बना ली है, जो विश्व की सबसे बड़ी हाईवे सुरंग है, जिन्हें हिमालय की पहाड़ियों को काटकर तैयार किया गया है। आंकड़े गवाही देते हैं, भारत सरकार देश में अवसंरचना निर्माण पर 16 करोड़ रुपए से अधिक खर्च का लक्ष्य लेकर चल रही है। निजी क्षेत्र के दरवाजे रक्षा, खनिज, अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्रों के लिए भी खोल दिए गए हैं। बुनियादी विकास के आंकड़ों पर तस्दीक करें तो गरीबों के लिए सस्ते आवास, स्वास्थ्य ढांचे में बुनियादी बदलाव, देश की सुरक्षा, शिक्षा, यहाँ तक कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में भी आधारभूत संरचनाओं का नेटवर्क तैयार हुआ है। ये प्रयास विकास की गति को तेज करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, मेक इन इंडिया को नई ताकत दे रहे हैं। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर, राजस्थान में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में सेंध लगने के एक हफ्ते बाद राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया है, जिसने उनके पैर छूने की कोशिश की थी। जल आपूर्ति विभाग के मुख्य अभियंता प्रशासन ने अवर अभियंता अंबा सियोल के निलंबन का आदेश 12 जनवरी को जारी किया था। उन्होंने 4 जनवरी को एक कार्यक्रम में पैर छूने की कोशिश की थी। राष्ट्रपति मुर्मू पाली में स्काउट गाइड जाम्बोरे के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थीं। उत्तराखंड में भू धसाव के चलते प्रशासन ने जोशीमठ में घरों के ध्वस्तीकरण का काम शुरू कर दिया है। जिन घरों या होटलों में बड़ी दरारें हैं, उनको पहले गिराया जा रहा है। लोगों को यहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। और दूसरी ओर उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव के चलते जोशीमठ औली को जोड़ने वाली रोपवे के प्लेटफॉर्म में दरार भी आ गई है। रोपवे मैनेजर दिनेश भट्ट ने बताया कि ये दरारें कल से आई हैं और इससे खतरा बना हुआ है। हमने एहतियात के तौर पर रोपवे को बंद कर दिया है और रोपवे अगले आदेश तक के लिए बंद है। कल से ही दरारें आई हैं, जो कि बिल्कुल मेरे प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पास में है, क्योंकि एक खतरा बना हुआ है मेरे रोपवे के लिए भी। मेरी डेली की रिपोर्ट जाती है, प्रतिदिन रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाती है। हो सकता है जिस हिसाब से प्रभाव बढ़ रहा है उस हिसाब से भी बढ़ भी सकता है। फिलहाल अभी अगले आदेशों तक बंद है। और अब बात संक्रांति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को उत्तरायण की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, उत्तरायण की बधाई, हमारे जीवन में खुशियों की भरमार हो। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भोगी के पर्व की शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, भोगी की शुभकामनाएं, मैं सभी के जीवन में खुशियां और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और अब अगली खबर, अपने गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के वेजलपुर में आयोजित पतंग महोत्सव में शिरकत की। अमित शाह ने मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर आनंद नगर रोड इलाके में छत से पतंग उड़ाई। सूर्य के उत्तरायण होने पर गुजरात में 14 जनवरी के दिन हर वर्ष पवित्र मौके पर मकर संक्रांति त्योहार मनाया जाता है और इस दिन पतंग भी उड़ाए जाते हैं। और अमित शाह ने गुजरात के घाटलोडिया में भी पतंग उड़ाई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया। और इससे पहले केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। बात एक और पर्व की। दुमका में इन दिनों संथालों के महान पर्व सोहराय पोरोब की धूम है। संथाल समाज में भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक 5 दिनों तक मनाया जाने वाला ये सोहराय पर्व हाथी से भी बड़ा पर्व माना जाता है। पेश है दुमका से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। दुमका सहित संथाल परगना के हर आदिवासी गांव में इन दिनों सोहराय पर्व को लेकर अनुष्ठान, उत्सव और आनंद का माहौल है। 5 दिनों का यह त्योहार प्रकृति, पर्यावरण, पशुधन, कृषि उपज, वृक्षों और पूर्वजों पितरों की पूजा पर केंद्रित भाई बहन के प्रेम का अनुपम प्रतीक है। पहले ये पर्व कार्तिक मास में दीपावली के आसपास मनाया जाता था,
छोटा नागपुर और अन्य राज्यों में सोहराय अब भी दीपावली के आसपास ही मनाया जाता है, किंतु 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना में यह पर्व जनवरी के पहले सप्ताह में मनाया जाने लगा। 1855 को जो हुल हुआ 30 जून को, तो वही हुल में यानी खेती बाड़ी माने उस महीना नहीं कर सके, तो सब संथाल लोग इधर उधर भाग गया था। मंझी परगना लोग अपना आसपास का आदमी को जमा करके मीटिंग किया और मीटिंग में पास कर दिया। वही जनवरी में मनाया जाए। सोहराय संथाल संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। गांव से लेकर शहर तक टमाट, मांदर और झांझर की थाप, बांसुरी की धुन, घुंघरुओं की झनकार और मधुर गीतों के बोल पर थिरकता संथाल समाज इन 5 दिनों में आनंद में डूब जाता है। गोंड टांडी से शुरू होकर बेझा टांडी यानी शिकार पर खत्म होने वाले इस त्योहार में संथाल समुदाय के लोग मारांग बुरु, जाहेर एरा आदि विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इन 5 दिनों में प्रकृति से जुड़ी हर वस्तु की खास अहमियत होती है। रिश्ते नातों को स्नेह और आदर से सींचा जाता है। ब्याही बहनें भाई द्वारा आमंत्रित होकर मैके आती है और हर ओर खुशी की छटा बिखेरती है। यह 5 दिनों तक चलने वाला महापर्व है हम संथाल समाज का, और इससे जो है हमारे पशुधन उस पर भी हम कृतज्ञता जाहिर करते हैं कि आपके सहयोग से हम लोगों ने खेती किया, अन्न उपजाया, इसलिए हम उसका भी पूजा अर्चना करते हैं। ये प्रेम का संबंध है, भाईचारा है, हम लोग का दोस्ती यारी है, उसमें सब में हम लोग न्योता करके लाते हैं, उसको खाना खिला करके अच्छा से हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। दुमका जिले में इन दिनों हर ओर सोहराय की धूम है, जिनमें बड़ी संख्या में संथाल समुदाय के लोग नाचते गाते हुए शामिल हो रहे हैं। संथालों के प्रमुख सोहराय गीत और सोहराय नृत्य इसी अवसर पर गाए और नाचे जाते हैं। लिहाजा हर ओर रंग बिरंगे परिधानों में नृत्य करते युवाओं के दल इस अवसर का भरपूर आनंद लेने से चूकना नहीं चाहते। फर्स्ट दिन जो हम लोग संथाल में कहते हैं ओम डब्र हम लोग करते हैं, तो बैल को भी स्नान कराते हैं। सोहराय पर्व बहुत ही बड़ा आदिवासी का महत्वपूर्ण पर्व है। इन आयोजनों में महिलाएं भी समान रूप से हिस्सा लेती हैं। संथाल युवा मानते हैं कि सोहराय पर्व उनकी सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ ही प्रकृति और पर्यावरण की हिफाजत का बड़ा संदेशवाहक भी है। आदिवासी भी प्रकृति के आसपास ही रहते हैं, इसलिए हम लोग प्रकृति को मान्यता देते हैं। और ये जो सोहराय है ये भाई बहन और माता पिता, छोटे छोटे भाई बहनें सब एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। बहरहाल संथाल समाज के पोर में बसी मस्ती, प्रकृति जीविता और भाईचारे को प्रदर्शित करने वाले सोहराय पर्व का उल्लास और उमंग इन दिनों अपने उत्कर्ष पर है। दुमका से आर.के. नीरद के साथ मैं दिवाकर कुमार। अब खबर खेल के मैदान से। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2 मुकाबले जीतकर अजेय बढ़त बना चुकी है। अब भारत और श्रीलंका के बीच श्रृंखला का आखिरी मुकाबला थिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। एक और टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी, तो वहीं श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में जीत का खाता खोलना चाहेगी। पिछले दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो तीसरे मैच पर भी सभी की रहेगी नजर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।